गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए होम साइंस थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भोजन एवं पोषण के चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। वह कुछ परिभाषाएं जो फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व एवं उष्णता प्राप्त होती है, जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं की मरम्मत, रोगों से रक्षा, नियंत्रण एवं प्रजनन कार्यों के लिए भोजन जरूरी है। भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं जो शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। अतः जीवित प्राणी पोषक का ही उत्पादक रूप है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 35 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। वे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थ में केवल 1 या 2 पोषक तत्व ही विद्यमान होते हैं, जैसे दूध एवं चीनी। चीनी में सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं, इसलिए दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। चीनी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही विद्यमान रहता है, इसलिए इसे अपूर्ण भोज्य पदार्थ कहा जाता है। यह ऊर्जा उत्पादक का कार्य करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि दूध एक पूर्ण भोज्य पदार्थ है और चीनी एक अपूर्ण भोज्य पदार्थ। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन अति आवश्यक है, परंतु ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, किस भोजन में क्या पोषक तत्व विद्यमान हैं। इसके लिए हमें आहार एवं पोषण के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। हमारे दैनिक आहार में क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों और हमारे शरीर को संतुलित रख सकें। ये सब ज्ञान हमें होना चाहिए, जो आपको इस पेपर में, यानी भोजन एवं पोषण वाले आपका जो पेपर है, इसमें आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक संस्कृति की खान पान, भोजन की आदतें अलग अलग होती हैं, जिसका मुख्य आधार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थों की उपलब्धता है, जैसे अनाज, दालें, सब्जी, फल, तिलहन, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडे आदि। एक संस्कृति में मांस, मछली, अंडे आदि को अच्छा व उपयुक्त माना जाता है, जबकि दूसरी संस्कृति में इसका सेवन पूर्णतः निषेध है। इसी प्रकार एक ही परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के आहार की रुचि और पसंद भी अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति मीठा पसंद कर सकता है तो दूसरा नमकीन, तीसरा खटाई से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। पोषण विज्ञान का महत्व केवल वैज्ञानिक और चिकित्सकों तक सीमित नहीं रहा है, इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भोजन संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान जो है लोगों तक पहुंच रहा है। और अपर्याप्त भोजन या पोषण के कारण कई बच्चे और माताएं कुपोषित रह जाते हैं। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता, कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। इसके कारण उनको अनेक रोग हो जाते हैं और उनकी जो इम्यूनिटी है, यानी जो रोग से लड़ने की शक्ति है, उसमें भी कमी आ जाती है और बार बार ये कुपोषण से बीमार पड़ते रहते हैं। शरीर का विकास भी पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए हमारे
सभी लोगों को कुपोषण से संबंधित ज्ञान होना चाहिए ताकि हम लोगों की भला कर सकें। भोजन में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जी, फल आदि होते हैं, परंतु उपयुक्त चीज़ों में हर मौसम में नहीं उगाई जा सकते। जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं उसमें इनकी प्रचुरता होती है, इसलिए उस समय इनका संरक्षण करना उचित रहता है। तो संरक्षण के लिए भी कई विधियां प्रयोग में ली जाती हैं और संरक्षित भोज्य पदार्थों को जब ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आप इस पेपर में सीखेंगे। लाइए आज हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे भोजन की परिभाषा, सुधा नारायण जो कि एक बहुत मानी हुई फूड एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में रिसर्चर हैं, उनके अनुसार आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा एवं प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए भी आहार अति आवश्यक पदार्थ है। ये एक संपूर्ण परिभाषा है। एक और रिसर्चर हैं शुभांगिनी जोशी, इनके अनुसार भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। उषा टंडन के अनुसार भोजन को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भी विभिन्न होती है। लाइए अब हम पोषण की परिभाषा की बात करते हैं। अभी तक हमने भोजन की परिभाषा सीखी थी। D.F. टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनः निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में इस डेफिनेशन का रूपांतरण है, न्यूट्रिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस by which living organism receives and utilizes the material necessary for the maintenance of its functions, growth and renewal of its component। एक और डेफिनेशन है ह्यूटकिन के अनुसार, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैव के पहलू भी शामिल होते हैं। सुधा नारायण के अनुसार जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। यानी साधारण भाषा में हम जो भी ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उसका जब सूक्ष्म रूप से ब्रेक डाउन हो करके जब उसका शरीर में उसका अवशोषण होता है तब उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की दो मुख्य स्थितियां होती हैं। एक तो होता है उचित पोषण यानी गुड न्यूट्रिशन, सुपोषण, और एक होता है कुपोषण जहां व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिलता और उससे संबंधित जो भोजन में सामग्री होती है वह भी नहीं मिल पाती है। लाइए अब हम एक आहार क्या होता है। आहार यानी डाइट। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उसका एक दिन का आहार कहलाती है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट क्या होता है। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण
एवं विटामिन विद्यमान हों जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हों, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में पानी व रेशे की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। रेशे से मतलब फाइबर, जो सलाद आदि में मिलता है। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थ को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जिससे पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, जैसे कार्बोज एवं वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। शरीर के निरंतर कार्य करने से प्रतिदिन कोशिकाओं, ऊतकों, तंतुओं आदि की टूट फूट होती रहती है, अतः यह उसका निर्माण एवं मरम्मत करता है। तीसरा, विटामिन विभिन्न प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं में भाग लेता है और शरीर की समस्त क्रियाकलापों, भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए अति आवश्यक हैं। चौथे हैं खनिज लवण, शरीर का निर्माणात्मक कार्य जैसे अस्थियों, दांतों, कोमल तंतुओं, रक्त आदि का निर्माण एवं विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। पांचवा, रेशे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं तथा आमाशय में क्रमानुकुंचन गति का कार्य करते हैं, जिससे भोजन आंतों में नहीं चिपकता तथा सरलता से इसका पाचन हो जाता है। छठा एवं आखिरी, जल शरीर की सभी क्रियाओं जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, चयापचय, उत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। अभी हमने संतुलित आहार की डेफिनेशन और उसके बारे में पढ़ा। अब अगला है असंतुलित आहार या अनबैलेंस्ड डाइट। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है, मतलब कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है, वैसा आहार अनबैलेंस्ड डाइट कहलाता है। भारत जैसे गरीब देश में गरीबी एवं अज्ञानता के कारण यहाँ के अधिकांश लोगों के आहार में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी रहती है। इनके आहार में कैलोरी की अधिकता रहती है, जबकि प्रोटीन आदि की कमी होती है। सुपोषण वह स्थिति है जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता व अन्य आवश्यकता के अनुकूल होते हैं। सुपोषण या उचित पोषण व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक विकास को भी पूरा करता है। कुपोषण वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता के असंतुलन से होती है, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण या अधिकता से अति पोषण हो जाता है। अल्प पोषण में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे रक्त अल्पता यानी एनीमिया, विटामिन से संबंधित रोग, रतौंधी, स्कर्वी, हड्डियों का लचीलापन, हड्डियों में विकृति, सूखा रोग, क्वाशियोकर, मरासमस आदि बीमारियां हो जाती हैं। अति पोषण भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे मोटापा बढ़ता है और मोटापा विभिन्न बीमारियों जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, धमनियों में वसा का जमाव आदि हो सकता है। विकसित देशों में कुपोषण अतिपोषण के कारण होता है, जिससे मोटापा यानी शरीर में भारीपन, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज़
आदि होते हैं। अविकसित एवं विकासशील देशों में कुपोषण अल्प पोषण के कारण होता है। इसमें आहार में वसा की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी आदि हो जाते हैं। दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप न होकर के इनकी मात्राएं काफ़ी कम होती हैं और ऐसे आहार में विटामिन की भी काफ़ी कमी होती है। धन्यवाद।